हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो रहने वाली है हमारे क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 6 है ट्विन मेलोडीज, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। सो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली और एकदम इजी एक्सप्लेनेशन में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो सबसे पहले देखते हैं अपना चैप्टर। इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे को रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्स के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। हाँ जी। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गिवन बिलो आर सम स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वर्क इन पेयर एंड आइडेंटिफाई देम बाय फर्स्ट लेटर ऑफ देयर स्पेलिंग ऑफ देयर नेम्स। सो यहाँ पे आपको ये कुछ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये दे रखे हैं। अब इनमें से आपको इनकी पिक्चर्स देख के इनके नेम यहाँ पे लिखने हैं और इनके जो नेम है वो फर्स्ट लेटर जो है जिससे ये स्टार्ट होते हैं वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर आपको दे रखे हैं। सो आप ये इमेजेस अच्छे से देखिए। सो फर्स्ट वाला जो है वो होगा हमारा संतूर, ठीक है, एस। नेक्स्ट है हमारा सारंगी। थर्ड वाला जो है वो होगा सितार और जो फोर्थ वाला है वो होगा सुरबहार और सिमिलर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट शोन। ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके नाम, संतूर है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला है सारंगी, थर्ड वाला है सितार, फोर्थ वाला है सुरबहार, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाली रो के देखते हैं। बॉटम वाली रो जो है ये जो दे रखा है फर्स्ट वाला, आप इमेज देखिए, ये है हमारा मैंडोलिन, इसको मंडोला भी कहते हैं, ओके। सो इसको आप मैंडोलिन या फिर मंडोला लिख सकते हैं, स्लैश करके आप दोनों भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपको वॉलिन, ठीक है। थर्ड आप पहचान गए होंगे इसको देखते ही, ये है गिटार, ठीक है। और ये जो दे रखा है फोर्थ नंबर पे ये है बंजो, ठीक है। सो ये थे इनके नाम, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे को कुछ रिटन क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। सो डू यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इफ गिवन अ चॉइस विच वन वुड यू चूज एंड वाई। सो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया है, अगर किया है तो कौन सा, और अगर आपको करने का मौका मिले तो आप कौन सा चूज करेंगे और क्यों, ठीक है। सो आई डू नॉट प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब मैंने कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं किया, बट इफ़ गिवन अ चॉइस आई वुड चूज़ द गिटार। सो अगर कभी मुझे चूज़ करने का मौका मिले सो मैं गिटार चूज़ करूँगी या करूँगा, बिकॉज इट इज़ वर्सेटाइल एंड ईजी टू लर्न फ्रॉम बिगिनर्स, कैन बी यूज टू प्ले मैनी स्टाइल्स ऑफ म्यूज़िक। बिकॉज ये वर्सेटाइल है काफ़ी ज़्यादा नेचर में और बिगिनर से हम इसको ईजिली सीख सकते हैं और ये बहुत सारे म्यूज़िक स्टाइल में जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ओके। थर्ड दे रखा है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द चॉइस ऑफ म्यूजिक बिटवीन चिल्ड्रन एंड एल्डर्स, इफ येस देन वाई एंड इफ नो देन वाई नॉट। सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो चिल्ड्रन है और जो एल्डर्स हैं उनकी म्यूजिक चॉइस में कोई डिफरेंस होता है, अगर होता है तो क्यों, किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि होता है, और अगर आप कह रहे हैं नहीं तो भी किस बेसिस पे होता है। आपको अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए एक वैलिड एग्जाम्पल लिखना है, ओके। सो देखते हैं, येस देयर इज ऑफ्टन इज़ अ डिफरेंस। सो हाँ हम कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके म्यूज़िक टेस्ट में और जो एल्डर्स होते हैं उनकी म्यूज़िक सुनने के टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, बिकॉज चिल्ड्रन यूजली प्रेफर मॉडर्न फास्ट एंड एनर्जेटिक म्यूज़िक। बिकॉज जो चिल्ड्रंस होते हैं वो यूजली प्रेफर करते हैं मॉडर्न म्यूज़िक सुनना, फास्ट और एनर्जेटिक म्यूज़िक सुनना, ठीक है। विल द एल्डर्स टेंड टू लाइक क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल म्यूज़िक, और जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो यूजली क्लासिकल और ट्रेडिशनल म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। दिस डिफरेंस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एज, और ये जो डिफरेंस है ये बिकॉज ऑफ एज है, इसकी वजह से एग्जिस्ट करता है, एक्सप्लोजर एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। सो अभी जो बच्चे छोटे होते हैं वो मॉडर्न चीज़ें, फास्ट एक एनर्जेटिक म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, वहीं दूसरी ओर देखें जो एल्डर्स होते हैं उनको ट्रेडिशनल क्लासी म्यूज़िक, सैड म्यूज़िक सुनना पसंद होता है। सो ये जो डिफरेंस है ये एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ एज, और उन दोनों ने अपने लाइफ में अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग अभी डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की उसके बेसिस पे और पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यानी सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है, ओके। सो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है वर्क इन पेयर टू कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको पेयर्स में वर्क करना है पैराग्राफ कंप्लीट करने के लिए। गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेज गिवन इन द बॉक्स। डिस्कस विद योर टीचर वेदर द फॉलोइंग फ्रेज हैव अ लिटरल मीनिंग और अ फिगरेटिव वन।
सो आपको यहाँ पे नीचे एक तो ये दे रखा है पैराग्राफ, इसको आपको कंप्लीट करना है, बट उससे पहले आपको लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग के बीच थोड़ा सा अंतर क्या है वो जानना है, ठीक है। सो जो लिटरल मीनिंग होता है द एग्जैक्ट रियल मीनिंग ऑफ वर्ड। सो लिटरल मीनिंग जो होता है वो रियल मीनिंग होता है वर्ड्स का, ठीक है। एंड द फिगरेटिव मीनिंग आर सिम्बॉलिक और इमेजिनेटिव मीनिंग नॉट टू बी टेकन एग्जैक्टली। फिगरेटिव मीनिंग जो होता है वो इमेजिन किया जाता है, ठीक है, इमेजिनेशन पर्पस पे उसका मीनिंग निकाला गया होता है। ओके, सो अब नीचे आपको ये दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है, इससे ये वर्ड्स दे रखे हैं और ये पैराग्राफ दे रखा है। सो इन वर्ड्स की हेल्प से आपको इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 इस तरीके से मार्किंग की गई है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको उनके आंसर्स दिख रहे होंगे। सो फर्स्ट में आएगा आपका ये विंडिंग अप, ठीक है। सेकंड में आएगा लॉस्ट इन हिज थॉट्स। थर्ड में आएगा वियरिंग अ लुक ऑफ डिस्ट्रेस। फोर्थ आएगा ब्रिंग इट अप एंड फिफ्थ में आपका आएगा फाउंड वर्ड्स। सिक्स्थ में कम अराउंड। सेवन में बाइट द बुलेट एंड एट्थ में आएगा थ्रो अ पार्टी। सो ये था इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, ये स्टोरी दे रखी है, आपने रीड कर ली होगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है कुछ क्वेश्चंस जो है चेक योर अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो ये देख लेते हैं इसमें हमारे को क्या करना है। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन एक्ट 1 ऑफ द प्ले, चेक योर आंसर विद द टीचर। सो आपने जो एक्ट 1 पढ़ा इस स्टोरी का, उसके बेस्ड पे आपको ये टेबल जो है कंप्लीट करना है। ओके, सो सबसे पहले आपको दे रखी है सेटिंग ये दे रखी है वेयर, इसमें लिखा है इकबाल्स रूम, इकबाल के रूम से ये स्टार्ट हुआ प्ले। यानी वेयर यानी कहाँ से। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम अ स्मॉल ट्रैक। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम अ स्मॉल ट्रैक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कीप नीटली, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो नीटली वहाँ पर रखे गए थे। नेक्स्ट है ऑन द वॉल, यानी वॉल पर क्या था, पिक्चर्स थी, पोस्टर्स ऑफ थे म्यूजिशियंस के। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कीप नीटली। ओके, और जो सेकंड है ऑन द वॉल, फिर उस पर आपको लिखना है पिक्चर्स और पोस्टर्स ऑफ म्यूजिशियंस। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर आपको दे रखा है चिल्ड्रन एंड द इंस्ट्रूमेंट्स दे प्ले, जो चिल्ड्रन थे और जो वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे। सो जो इकबाल था वो क्या प्ले करता था, फ्लूट। ओके, यानी कि बांसुरी। एंड सेकंड में आपको लिखना है श्रुति और ऐसे डॉट करके आपको लिखना है वॉलिन। ओके, थर्ड में आपको लिखना है पीटर, उसमें लिखना है आपको गिटार। एंड फोर्थ में आपको लिखना है लैला और अनदर चाइल्ड, कीबोर्ड और पियानो। सो इस तरीके से आपको ये 4th ब्लैंक कंप्लीट करने थे। ये है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दे रखा है, स्पीकर और वर्ड्स ऑफ द स्पीकर और रीजन। सो यहाँ पे आपको स्पीकर, उनके वर्ड्स जो थे स्पीकर के वो तो दे ही रखे हैं, और यहाँ पे आपको उनके रीजन लिखने हैं। ओके, ये रहा इसका आंसर। सो यहाँ पे आपको आएगा, यहाँ पर आपको लिखना है पीटर, ठीक है। ये थे हमारे वर्ड्स ऑफ स्पीकर, यानी पीटर के द्वारा बोले गए शब्द। और रीजन, ही प्रेजेस श्रुति फॉर हर परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे आपको पीटर लिखना है और रीजन में ही प्रेजेस श्रुति फॉर हर परफॉर्मेंस। ओके, ठीक है। सेकंड में आपको फिर यहाँ पे लिखना है श्रुति और उसका रीजन में लिखना है शी इज़ वरीड अबाउट हर फादर्स रिएक्शन। थर्ड में अगेन आपको लिखना है पीटर एंड ही इनकरेज श्रुति। सो आपको यहाँ पे बेसिकली पीटर, श्रुति एंड पीटर लिखना है। ये वाले स्पीकर्स आपके ये आंसर में आएगा। एंड जो वर्ड्स ऑफ स्पीकर है आपको गिवन है, ये आपको सिर्फ पढ़ना था। और रीजन्स, ये 3 रीजन्स आपको दे रखे हैं। सो इस तरीके से आपकी टेबल जो है कंप्लीट है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन, हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डू यू थिंक श्रुति विल गैदर द करेज टू स्पीक हर फादर, गिव अ रीजन। सो आपको बताना है कि जो श्रुति थी उसने किस तरीके से करेज गैदर किया अपने फादर से बात करने का, बिकॉज वो अपने फादर से बात करते टाइम काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। सो येस, श्रुति विल गैदर द करेज टू स्पीक हर फादर बिकॉज हर फ्रेंड इकबाल इनकरेज हर एंड बूस्ट हर कॉन्फिडेंस बाय सेइंग दैट्स द स्पिरिट, दिस मोटिवेट हर टू फेस हर फियर। सो हाँ, जो श्रुति थी उसने गैदर किया था करेज अपने फादर से स्पीक करने का, बिकॉज हर फ्रेंड इकबाल इनकरेज हर एंड boost her confidence by saying that that's the spirit, this motivate her to face the fear। यानी कि जो श्रुति का फ्रेंड था इकबाल, उसने उसको इंकरेज किया कि और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया ये कह के कि दैट्स द स्पिरिट और तुम ये कर सकती हो। सो ये जो वर्ड्स थे इकबाल ने कहे, इसकी वजह से जो है श्रुति का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हुआ और वो मोटिवेट हुई उस फियर को फेस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा डरती थी। सो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट दे रखा है व्हाट माइट बी श्रुति's फादर रिएक्शन एंड व्हाई। एंड श्रुति के फादर का रिएक्शन क्या था आपको बताना है। सो श्रुति's फादर माइट
react strictly or angrily at first because he seems to be strict and disciplined person. जो श्रुति के फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और एंग्री थे नेचर में बिकॉज ही सीम्स टू बी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन. वो स्ट्रिक्ट है और वो डिसिप्लिन पर्सन है, ठीक है. हाउएवर ही मे लेटर अंडरस्टैंड हर फीलिंग एंड सपोर्ट हर. और बाद में वो जो थे उन्होंने श्रुति की फीलिंग को समझा, अंडरस्टैंड किया एंड उसको सपोर्ट किया. शी एक्सप्लेन हर सेल्फ प्रॉपरली. और उसने अपने आप को अच्छी से अपनी जो बात थी वो अपने पापा को समझाई, ठीक है. सो ये था श्रुति's फादर रिएक्शन. नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे को. चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस, इसका आंसर निकाल लेते हैं. जस्ट अ सेकेंड, ये रहा. सो यहाँ पे है कंप्लीट द समरी ऑफ एक्ट सेकंड. अब यहाँ पे अगेन आपको एक्ट सेकंड जो था आपने पढ़ा उसकी समरी दे रखी है. बेसिकली ये ना एक कह सकते हैं जैसे प्ले वाला होता है ना कोई चैप्टर, सो ये आपका प्ले वाला चैप्टर. सो इसमें एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 इसके बिहाफ पे जो आपकी स्टोरीज को स्प्लिट किया गया है और फिर अगेन कंटिन्यू किया गया है. सो चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड. चेक योर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. अगेन ये एक्ट सेकंड में से आपको पैराग्राफ दे दिया. सो यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके हेल्प से आपको ये पैराग्राफ जो है फिल करना है, ठीक है. सो यहाँ पे अगेन आपको नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 इस तरीके से 1 से लेकर 8 तक नंबरिंग दे रखी है, ठीक है. सो श्रुति सीम्स इस हिसाब से यहाँ से स्टार्ट है जो आपका पैराग्राफ. और जो ये डार्क हाईलाइटेड वर्ड है ये आपके आंसर्स हैं. ये 8 वर्ड्स हैं टोटल, ठीक है. सो फर्स्ट में आएगा आपका एब्सेंट माइंडेड, सेकेंड में आएगा करेज, थर्ड में आएगा डिसअप्रूवल, फोर्थ में आएगा पिला एंड फिफ्थ में आएगा फर्म, 6 में स्कॉल्डेड, 7th में क्लैश एंड 8th में सेटबैक. सो ये था इसका आंसर, आप नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट आगे देखिए क्या दे रखा है. विल श्रुति फादर गो फॉर द रिहर्सल, सपोर्ट योर आंसर्स विद अ रीज़न. जब श्रुति के फादर रिहर्सल पर जा रहे थे तब क्या हुआ था उसका आपको आंसर लिखना है. So, no, Shruti's father is unlikely to go for the rehearsal because he is firm in his decision and strongly disapprove of fusion music. So, जो श्रुति के फादर थे उन्होंने जो उनका जो डिसीजन था उसको रिफ्यूज़ कर दिया था. सो वो रिहर्सल पर नहीं गए थे बिकॉज ही इज़ फर्म विथ हिज डिसीजन एंड स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ हिज फ्यूजन म्यूजिक. और वो जो अपने डिसीजन के साथ जो थे वो एकदम ड्रेड थे कि मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा और स्ट्रांगली उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया फ्यूजन म्यूजिक के बारे में, यानी इसके जो रिहर्सल पे थे वो जाना चाहते थे, ठीक है. ही बिलीव्स इन ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डज नॉट वांट टू इनकरेज सच एक्टिविटीज़. वो जो थे बिलीव करते थे ट्रेडिशनल म्यूजिक में एंड ही डज नॉट वांट टू इनकरेज सच एक्टिविटीज़. वो और किसी भी तरीके की एक्टिविटी को लेकर चीज़ों को इनकरेज नहीं करना चाहते थे, ठीक है. नेक्स्ट है, डू यू थिंक श्रुति एंड हर पेरेंट्स वुड अंडरस्टैंड वन अदर्स, इफ़ येस वाई एंड इफ़ नो देन वाई नॉट. सो आपको ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्या आपको लगता है कि श्रुति और जो उसके पेरेंट्स हैं उनको एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंड करना चाहिए. अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं भी तो क्यों, ठीक है. सो आंसर देखते हैं. येस, श्रुति एंड हर पेरेंट्स में इवेंचुअली अंडरस्टैंड वन अदर. सो यहाँ पे लिखा है कि हाँ, श्रुति को और उसके पेरेंट्स को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए इफ़ दे कम्युनिकेट ओपनली एंड लिसन टू ईच अदर्स व्यूज़. और अगर वो कॉमनली एक दूसरे के साथ ओपनली कम्युनिकेट करेंगे और एक दूसरे की जो विचार हैं, एक दूसरे के जो थॉट्स हैं वो सुनेंगे, व्यूज़ जो हैं उनको सुनेंगे. सो हर पेरेंट्स में बिगिन टू अप्रिशिएट हर टैलेंट एंड इंटरेस्ट. सो जो उसके श्रुति के पेरेंट्स हैं वो अप्रिशिएट करेंगे उसके टैलेंट को और उसके इंटरेस्ट को. विद श्रुति में ऑल्सो रिस्पेक्ट देयर कंसर्न्स. और जो श्रुति है वो भी उनके जो कंसर्न्स है उनकी रिस्पेक्ट करेगी. ओवर टाइम दिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैन रिड्यूस देयर डिफरेंस. सो ओवर टाइम ये कह रहे हैं कि जो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में, वो उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर वो रखेंगे एक दूसरे के साथ आपस में, सो ये उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको रिड्यूस कर देगी यानी कम कर देगी, ठीक है. सो ये था इसका आंसर. नेक्स्ट आगे देखते हैं. अगेन आपको यहाँ पे एक्ट थर्ड दे रखी है. अब इसके बिहाफ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए होंगे वो देखते हैं, ठीक है. सो चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं. सो वर्क इन पेयर, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स, टेक आंसर विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. सो आपको क्या है, पेयर में वर्क करना है और अपने आंसर जो है अपने टीचर के साथ शेयर करने हैं. सो ड्यूरिंग द रिहर्सल श्रुति's पेरेंट्स एंटर द रूम एंड आर ओवर एंजॉयड एट हर परफॉर्मेंस, ठीक है. सो इसका आंसर होगा फॉल्स.
Next है Shruti initially considers telling her friends that she cannot join them for the performance after participating one last. So, इसका आंसर होगा true. Third है Shruti father expressed that she had sung a few notes incorrectly during the performance. False. Fourth वाला है Shruti's father had followed the family's tradition of being a violinist and worked very hard to achieve all that he had. True. Next आपको फिफ्थ और सिक्स्थ वाले का आंसर देखना है. Shruti mother helped her husband realize why he should support their daughter. True. Sixth है Shruti's father expect that he underrated the potential of classical music. So false. So first का आंसर है false, second का true, third का false, fourth का true, fifth का true and sixth का false. So ये था इसका आंसर, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट आपको ये दे रखा है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो इसमें क्या है, बेसिकली आपको इसमें से स्टोरी में से ही एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है एक और उसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. तो फर्स्ट दे रखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज श्रुतिज सिचुएशन. सो आपको इनमें से वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो श्रुति की सिचुएशन को आइडेंटिफाई करता है. सो कॉन्फिडेंट, इंडिफरेंट, कंटेंट या फिर इन अ डिलेमा. सो ऑप्शन डी, इन अ डिलेमा. नेक्स्ट है व्हाट डज श्रुति मीन्स बाय द राइट वे इन द सेंटेंस. आई जस्ट डोंट नो हाउ टू टेल हिम इन द राइट वे. सो आप ऐसे पूछा है कि जो श्रुति है वो राइट वे से यहाँ पे इस सेंटेंस में कहती है कि आई जस्ट डोंट वांट टू नो हाउ टू टेल हिम इन द राइट वे, कि मुझे नहीं पता मैं उनको किस तरीके से समझाऊँ. तो श्रुति मीन्स शी डज नॉट नो हाउ टू टेल हर फादर इन अ वे. तो श्रुति कहती है कि मुझे नहीं पता मैं किस तरीके से अपने फादर को किस वे में बताऊँ दैट विल नॉट अपसेट हिम एंड विल मेक हिम अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स, जो उनको अपसेट भी नहीं करे और उसकी फीलिंग को समझने में भी मदद करे. ठीक है. नेक्स्ट है complete the following sentence with suitable reason. We can say that the extract reflects the generational gap in understanding art and traditional because. So यहाँ पे कह रहे हैं कि हम extract को पढ़ के ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो जनरेशनल गैप है अंडरस्टैंडिंग और आर्ट और ट्रेडिशन में है. बिकॉज Shruti's father believe only in classical music while Shruti wants to try musical fusion. So यहाँ पे ये बताता है कि जो ये एक्सट्रैक्ट है ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो जनरेशन गैप है, बिकॉज जनरेशन गैप दिखाता है बिकॉज जो श्रुति के फादर है वो क्लासिकल म्यूजिक में बिलीव करते हैं और दूसरी ओर जो श्रुति है जो टीनेजर है वो मॉडर्न फ्यूजन म्यूजिक में बिलीव करती है. ठीक है. सो ये था इसका आंसर. नेक्स्ट देखते हैं आगे. एक्सप्लेन हाउ इकबाल वर्ड्स वर मीन्ड एज एन इंश्योरेंस टू श्रुति. सो जो इकबाल के वर्ड्स थे वो किस तरीके से इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं श्रुति को. So Iqbal would reassure Shruti by telling her that her father will understand her, which give her confidence. So जो इकबाल के words थे वो ये श्रुति को एश्योरेंस देते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारे फादर तुम्हारी फीलिंग को अंडरस्टैंड करेंगे. सो इसी बात ने जो है श्रुति का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. सो आपको यहाँ पे ये फिलअप करना है. द critics argued that only films which provoke thoughtful decision are worth. ठीक है. सो इसका आंसर होगा आपका वर्थ. नेक्स्ट आगे आपको सेकंड एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसका आंसर देख लेते हैं. सिलेक्ट द सूटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. आपको इसमें से बेस्ट वाला जो है वो सिलेक्ट करना है. ठीक है. Neben's breakthrough in his understanding of artistic freedom highlight a bridge between ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड मॉडर्न एक्सप्रेशंस. ठीक है. इसका आंसर होगा आपका बी. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फ्रेज. द एक्सट्रैक्ट यूजेस द वर्ड लॉस्ट बोथ इन द सेंटेंस ऑफ लूजिंग डैश एंड फिजिकल सेपरेशन. सो लव और इमोशनल कनेक्शन इसका आंसर आएगा, या तो लव या फिर इमोशनल कनेक्शन. ठीक है. थर्ड है इन द लाइन श्रुति हग्स हर पेरेंट्स विच वर्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो डज नॉट शो व्हाट इट्स कन्वे. सो इसका आपको बताना है कि कौन सा वर्ड जो है इस बात को कन्वे नहीं करता. डज नॉट शो व्हाट इट कन्वेज. सो इसमें से आपको बताना है. सो इसका आंसर होगा ड्यूटी. ओके. ये रहा. नेक्स्ट फोर्थ वाला. व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट श्रुति's फ्यूचर इन म्यूजिक फॉलोइंग हर फादर्स एक्सप्रेशन ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्स. इट कैन बी इन्फर्ड दैट श्रुति विल हैव a bright future in music because her parents now support and trust her
चॉइस। ये था फोर्थ वाले का आंसर। फिफ्थ है आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट रिफ्लेक्ट टू द यूनिक्यूएंस ऑफ ईच आर्टिस्ट जर्नी एंड स्टाइल। सो आपको लाइन बतानी है एक्सट्रैक्ट में से जो रिफ्लेक्ट करती है इसका मीनिंग। सो उसका आंसर होगा ईच बे इट्स ओन विंड। ठीक है, ये लाइन जो है रिफ्लेक्ट करती है कि हर आर्टिस्ट जो है उसकी जर्नी और स्टाइल यूनिक और अलग अलग होती है। सो ईच बे इट्स ओन विंड, ये था इसका आंसर। सो यहाँ पे हमारे एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपको ये दे रखा है आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जस्टिफाई द टाइटल ट्विन मेलोडीज, हाउ डज द प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। सो आपको बताना है ये जो टाइटल दे रखा है ट्विन मेलोडीज, सो ये किस तरीके से एक्सप्लोर करती है ट्रेडिशन की थीम और मॉडर्निटी की थीम। सो आइए देखते हैं अपना आंसर। सो द टाइटल ट्विन मेलोडी रेफर्स टू द ब्लेंडिंग ऑफ टू टाइप्स म्यूजिक लाइक क्लासिकल एंड मॉडर्न। सो ये जो टाइटल है ट्विन मेलोडीज, ये रेफर करता है ब्लेंडिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ म्यूजिक, यानी दो प्रकार के म्यूजिक को, पहला क्लासिकल और दूसरा मॉडर्न। ओके, द प्ले एक्सप्लोर ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी थ्रू श्रुति's डिजायर टू एक्सपेरिमेंट विद फ्यूजन म्यूजिक व्हिल हर पेरेंट्स स्ट्रांगली बिलीव इन क्लासिक म्यूजिक। सो जो ये प्ले है ये एक्सप्लोर करता है ट्रेडिशनल म्यूजिक वर्सेस मॉडर्न म्यूजिक को। ठीक है, सो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो श्रुति है उसकी डिज़ायर होती है फ्यूजन म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करने की, उसको सीखने की। वहीं दूसरी ओर उसके जो फादर हैं वो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं क्लासिकल म्यूजिक में। ठीक है, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट है वाई What are the different perspective of Peter, Iqbal and Avinash regarding confronting figures of authority? सो आपसे पूछा है कि क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे पीटर के, इकबाल के और अविनाश के रिगार्डिंग कॉन्फ्रंटिंग फिगर ऑफ ऑथोरिटी। हाउ डज देयर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स श्रुति's dilemma with her father provide insight into their own characters and values। सो आपको बताना है कि किस तरीके से जो उनका एटीट्यूड था टूवर्ड्स श्रुति जब डिलेमा में थी उसके फादर को लेकर, सो इसने किस तरीके से उनके करेक्टर को वैल्यू दी, उन्होंने किस तरीके से उसकी मदद की। सो पीटर इज़ बोल्ड एंड इनकरेजियस श्रुति टू स्पीक ओपनली। सो यहाँ पे आपको उनके करेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है कि पीटर जो था वो बोल्ड और इनकरेजियस था, श्रुति जो थी वो ओपनली स्पीक कर सकती थी, और इकबाल इज सपोर्टिव एंड रिस्क्योरिंग, व्हील अविनाश इज प्रैक्टिकल एंड मोटिवेटिंग। ठीक है, ये तो इनके करेक्टर के बारे में हो गया। देयर एटीट्यूड शो दैट दे वैल्यू ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप एंड फॉलोइंग वन पैशन। सो ये सब चीज़ें बताती हैं कि वो ऑनेस्ट, एकदम ही ईमानदारी से अपने फ्रेंडशिप को निभा रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं अपने पैशन को। ठीक है, नेक्स्ट है एनालाइज द करेक्टर ऑफ नवीन शर्मा, हाउ डज हिज एटीट्यूड टूवर्ड म्यूजिक इवॉल्व थ्रू आउट द प्ले। सो आपको बताना है कि जो नवीन शर्मा था उसका करेक्टर आपको एनालाइज करना है और बताना है कि उसका जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स म्यूज़िक इवॉल्व थ्रू आउट द प्ले। सो जो उसका म्यूज़िक को लेकर एटीट्यूड था वो किस तरीके से प्ले में इवॉल्व हुआ। सो नवीन शर्मा इनिशियली बिलीव्स ओनली इन क्लासिकल म्यूज़िक एंड रिजेक्ट्स फ्यूजन। सो जो नवीन शर्मा था वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक में ही बिलीव करता था और उसने रिफ्लेक्ट कर दिया था फ्यूजन म्यूज़िक को, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, हाउ एवर बाय द एंड ही रियलाइज हिज मिस्टेक एंड सपोर्ट श्रुति। फिर एट द एंड उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया और श्रुति को सपोर्ट किया, शोइंग अ चेंज फॉर रिजिडिटी टू अंडरस्टैंडिंग, और उसने इस तरीके से अपना चेंज जो है शो किया। नेक्स्ट दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द प्ले use Shruti's internal conflict to explore theme of duty towards family versus personal passion। सो आपको बताना है कि किस तरीके से प्ले में श्रुति का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था एक्सप्लोर किया उसने, थीम ऑफ ड्यूटी टूवर्ड्स हर फैमिली वर्सेस पर्सनल पैशन। सो उसने अपनी फैमिली और वर्सेस अपना पर्सनल पैशन जो था वो किस तरीके से उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आया था उसको बैलेंस किया। सो द प्ले शोज श्रुति's इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिस्पेक्टिंग हर फादर्स विशेस। सो ये प्ले शो करता है कि श्रुति ने अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखा, रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स फादर विशेस ड्यूटी एंड फॉलोइंग हर पैशन फॉर म्यूजिक। उसने अपनी जो इंटरनल चॉइस थी उसका भी ध्यान रखा और साथ ही साथ अपने फादर की रिस्पेक्ट करते हुए उसने अपने जो म्यूज़िक का पैशन था उसको फॉलो किया। दिस हाईलाइट्स द स्ट्रगल में यंग पीपल फेस। सो ये हाईलाइट करता है कि किस तरीके से जो यंग पीपल हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो अपनी चॉइस के साथ साथ अपने पेरेंट्स की चॉइस का ध्यान रखते हुए किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट दे रखा है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लेस कंक्लूजन, डज इट रियलिस्टिकली एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंटेड।
सो आपको इवेल्युएट करना है इफेक्टिवनेस ऑफ द प्ले, जो प्ले का कंक्लूजन था उसको इफेक्टिवनेसली आपको बताना है, और डज इट रियलिस्टिकली एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट, और क्या जो कॉन्फ्लिक्ट इसमें दिखाया गया उस चीज़ को इसने रियलिस्टिकली एड्रेस किया या नहीं। ठीक है, सो येस द कॉन्फ्लिक्ट इज इफेक्टिवली बिकॉज इट रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट रियलिस्टिकली। सो जो कंक्लूजन था वो इफेक्टिव था बिकॉज जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया था प्ले में उसने उसको रियलिस्टिकली फॉलो किया, यानी एकदम ही रियल लग रहा था। ओके, नवीन अंडरस्टैंड श्रुति's फीलिंग एंड हारमोनी इज रिस्टोर्ड इन दी फैमिली। सो नवीन जो था उन्होंने श्रुति की फीलिंग को अंडरस्टैंड किया और फैमिली में एक दूसरे के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया। ठीक है, सो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एसेस हाउ वेल द रोल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले। यानी इसमें आपसे पूछा है कि हाउ विल द रोल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले, यानी कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है टूवर्ड्स द स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले। सो इसका आंसर है कल्चरल डाइवर्सिटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज इट शो हाउ डिफरेंट म्यूजिकल स्टाइल कैन कम टुगेदर इन रीचिंग आर्ट एंड प्रमोटिंग एक्सेप्टेंस। यानी कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो शो करती है कि जो डिफरेंट म्यूजिकल स्टाइल्स हैं वो किस तरीके से टुगेदर यानी एक साथ आकर आर्ट्स को इनरिच कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है, सो ये थे हमारे 6 क्वेश्चंस के आंसर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें आपको बताना है रीड द हाईलाइट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये आपको हाईलाइट वर्ड दे रखे हैं असाइड, और उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज़ असाइड यूज्ड फॉर। सो जो असाइड वर्ड है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसका हमारा आंसर होगा 4th वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट के में से वर्ड दे रखे हैं। नाउ सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वाई आर दे यूज। सो ये जो ये जो वर्ड है ये क्यों यूज हुए हैं, सो आपको इसका आंसर बताना है। सो इसका आंसर होगा टू फिल द गैप्स व्हिल स्पीकिंग, यानी जब हम स्पीक करते हैं या बोलते हैं तो हम बीच में रुकते हैं ना, तो रुक के हम कहते हैं या फिर ठीक है, इस तरीके से जो वर्ड्स जो हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। सो टू फिल द गैप व्हिल स्पीकिंग, यानी जब हम बोलते हैं जो बीच में गैप आ जाता है उसको फिल करने के लिए इस तरीके की वर्डिंग जो है वो यूज़ करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दे रखा है। नाउ चूज सूटेबल नॉन लॉजिकल फिल्टर्स गिवन इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब इमोशन 1 to 4 देयर इज एन एक्स्ट्रा वर्ड यू डू नॉट नीड। सो ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपको, और ये आपको दे रखी है 4 इमोजीज। सो इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इमोजी को शूट करता है, यानी ये कौन सा एक्सप्रेशन बता रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट वाला जो है ये, इसमें आपका आएगा यानी एकदम से शॉक्ड हो जाना। ठीक है, सेकंड वाले में आएगा आपका यानी जब हम खांसते हैं तो जो साउंड आता है वो। एंड थर्ड वाले में आएगा आपका विहिम, यानी एकदम से किसी को सल्यूट करना तो विहिम करना। ओके, सो फोर्थ वाला जो आप देख रहे हैं कंफ्यूजिंग है, यानी जब हम सोचते हैं तो इस तरीके से सो ये साउंड आता है। सो ये था इनका आंसर फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का एंड फोर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये कुछ मैचिंग दे रखी है, इनको आपको मैच करना है। मैच दी कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सो ये आपको दे रखे हैं जिसमें रिदम दे रखी है, टेम्पो, बैस या बेरिटन या फिर कैप्सोफोनी, पिच और स्केल। सो इनके आंसर ये दे रखे हैं। फर्स्ट का आएगा थर्ड वाला, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का फिफ्थ, फिफ्थ का सेकंड एंड सिक्स्थ का सेवन्थ और सेवन्थ का सिक्स। ये है इनके आंसर। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है राइट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूसेज इन द सेंटेंस। सो ये आपको कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं और इस फ्रेजेस में आपको ये कुछ अंडरलाइन वर्ड्स दिख रहे हैं, यानी ड्रॉन, योर इंडिविजुअल स्टाइल, सेंस ऑफ द म्यूजिकलिटी। नेक्स्ट दे रखे हैं वुड गो डाउन द ट्रेन। सो ये वर्ड्स अंडरलाइन वाले थे, इनके आपको मीनिंग्स लिखने हैं। सो ये रहे इनके मीनिंग। लूज योर यूनिकनेस, नेचुरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक, बी वेस्टेड। सो यहाँ पे आपको इनके मीनिंग लिखने हैं। ये है आपका आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है रीड द डायलॉग गिवन बिलो। सो ये आपको डायलॉग दे रखे हैं, आपको रीड करने हैं। ओ हाउ मच आई एंजॉयड परफॉर्मिंग दिस पीस,
वाह हाउ सोलफुल, यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब। सो ये डायलॉग्स हमने रीड कर लिए। नेक्स्ट दे रखा है सेंटेंस 1 एंड 2 आर डैश सेंटेंसेस, यानी जो ये सेंटेंस हमने रीड किए ये कौन से सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर इम्पेरेटिव। सो ये जो वर्ड, जो डायलॉग्स थे, ये जो लाइंस थी हमने रीड करी, इसमें आपने देखा कि लास्ट में एकदम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, फिर लगा हुआ है। सो ये कौन से हमारे सेंटेंस हैं, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये मार्क देख के ही आप पहचान जाएंगे, ठीक है, कि जहाँ पे ये लगे होते हैं सो वो सेंटेंस होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो यहाँ पे इसका आंसर आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ठीक है। नाउ कन्वर्ट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस गिवन अबव टू डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो ऊपर जो आपको ये दे रखे हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे रखे हैं, अब इनको आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्ट टू डिक्लेरेटिव आपको ये लिखना है, शी एक्सप्लेन विद जॉय दैट शी इंजॉय परफॉर्मिंग दैट पीस वेरी मच। सेकेंड है, ही एक्सक्लेमेटेड विद एडमिरेशन दैट दे हैड डन अ वंडरफुल जॉब। सो ये था इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। Write the sentence given below in reported speech. One example has been done for you. So यहाँ पर आपको ये दे रखे हैं कुछ sentences, इनको आपको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है और ये एक एग्जाम्पल आपके लिए किया हुआ है। वाओ श्रुति, यू आर अ सेंसेशन, सजेस्ट अविनाश। अविनाश एक्सक्लेमेट विद वंडर दैट श्रुति वॉज अ ग्रेट सेंसेशन। सो ये इनडायरेक्ट में दे रखा था, इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट आपको ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वाले जो दे रखे हैं इनको कन्वर्ट करना है। सो ये रहा सेकंड वाले का आंसर, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का एंड सिक्स्थ का। आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी ये ग्रामर का टॉपिक है, आई होप आपको आता होगा अच्छे से। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दे रखा है। ओके, सो नाउ रिपोर्ट द फॉलोइंग डायलॉग इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। नेक्स्ट आपको ये कुछ डायलॉग्स दे रखे हैं, ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में दे रखे हैं, आपको इनको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो देखें 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग दे रखी है और ये रहे इसके आंसर, ये जो डार्क वर्ड्स वाले हैं, ठीक है। आशमा एक्सप्लेन एक्सीडेंटली दैट शी हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस एट द आर्ट स्टूडियो दैट डे, ठीक है। सेकंड में आएगा शी हैड एक्सीडेंटली स्पिल्ड पेंट ऑल ओवर हर कैनवास। थर्ड में आएगा द पेंटिंग देन लुक बेटर देन हर ओरिजिनल प्लान्स एंड फोर्थ में आपका आएगा इट वॉज अ इनक्रेडिबल। सो ये था इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए क्या दे रखा है। Look at the given string musical instruments and decide that which one could be the yaz. So आपसे ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो याज इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सो जो थर्ड वाला है, ये जो फिश वाले है, फिश शेप्ड वाला, ये है हमारा याज। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे द याज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट द इंडियन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट द इंडियन हार्प आएगा यहाँ पे। वॉज यूज्ड इन ancient times, earlier version of veena, design, ठीक है, steam tip shaped like head of mythological animal। नेक्स्ट यहाँ पे A और B दे रखा है, शेप ऑफ अ बोट, मटेरियल वुड का, ओके। डिज़ाइन वेराइटी पिकॉक, मरकरारा, स्वैन एंड हाउस स्ट्रिंग वो, ठीक है। ये था इसका आंसर, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये स्पीकिंग एक्टिविटी दे रखी है, इसका कुछ नहीं करना, बेसिकली ये आपको क्लास में लाउडली बोलनी है, जिससे आप सेंटेंस किस तरीके से बोलें वो सीख सकते हैं। सो इसको हम भी छोड़ रहे हैं, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है। नेक्स्ट आपको दे रखा है राइटिंग में, सो देखते हैं इसका क्या करना है। इसमें रीड द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी गिवन बिलो। अनुराधा अ टीनेजर, सो ये आपको एक स्टोरी दे रखी है बेसिकली, ठीक है। ये स्टोरी आपको रीड करनी है। उसके बाद है इन अ ग्रुप ऑफ 4 क्रिएट अ प्ले स्क्रिप्ट बेस्ड ओनली ऑन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी गिवन अबव। टू राइट द स्क्रिप्ट यू मे रेफर टू द पॉइंट यू हैव जस्ट रीड। सो आपको क्या करना है, ये आपको एक स्टोरी दे रखी है, ठीक है, अनुराधा वाली, एक टीनेजर गर्ल की। सो इसमें आपको 4 का ग्रुप बनाना है। 4 का ग्रुप बनाने के बाद आपको प्ले स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट करनी है और इस स्टोरी की हेल्प से आप अपनी स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे आपको टिप्स फॉर राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द प्ले, ये आपको टिप्स दे रखी है स्क्रिप्ट लिखने के लिए, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो हमने इस स्टोरी को यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। टाइटल दे रखा है द साउंड ऑफ करेज, उसके बाद करेक्टर्स लिख दिए जिस तरीके से स्टोरी क्रिएट होती है। अनुराधा, फादर, मदर एंड ब्रदर, ये हमारे करेक्टर्स हैं स्टोरी के। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दे दी गई है, लिविंग रूम ऑफ अनुराधा's हाउस। उसके बाद आपको यहाँ पे उन सब के डायलॉग्स दे दिए गए हैं, आप इसको रीड करके अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट आपको एक स्टोरी का मैंने दे दिया है आउटलाइन, ठीक है।
आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। यहाँ पे है स्टडी द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग डायलॉग्स टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, व्हाई डू यू नोटिस। इकबाल, अविनाश और नाबिन की आपको कुछ डायलॉग्स दे रखी हैं। ये ब्रैकेट वर्ड्स जो हैं इनको फॉलो करते हुए आपको इनको रीड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। वाई डू वी नॉट यूज़ इन्वर्टेड कोमास टू कन्वे द डायलॉग। सो ये कह रहा है कि जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं हम उनको डायलॉग को कन्वे करने के लिए यूज़ क्यों नहीं करते। सो वी डू नॉट यूज़ इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास ये होते हैं जो वर्ड्स के ऊपर लगे होते हैं। इन्वर्टेड कोमास, वी डू नॉट यूज़ इन्वर्टेड कोमास बिकॉज द प्ले इज रिटन इन स्क्रिप्ट फॉर्म। सो हम इन्वर्टेड कोमा इसलिए यूज़ नहीं करते बिकॉज जो प्ले होता है वो स्क्रिप्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, डायलॉग फॉर्मेट में। ठीक है। सेकेंड है क्वेश्चन वेयर डू वी यूज़ क्लोन्स। सो हम जो क्लोन्स हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो क्लोन्स आर यूज्ड आफ्टर द स्पीकर्स नेम। सो जो क्लोन है वो आफ्टर स्पीकर के नेम के बाद यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिटन विद इन द ब्रैकेट्स, व्हाट डू दिस कन्वे। सो जो ब्रैकेट्स के साथ में लिखा हुआ है वो क्या कन्वे करते हैं। सो वर्ड इन ब्रैकेट शो हाउ समथिंग इज सेड लाइक टोन, एक्शन और एक्सप्रेशंस। तो जो ब्रैकेट में लिखा गया है गेटिंग अप यानी पिकिंग अ न्यूज़, तो वो हमारे को ये बताता है कि किस तरीके से जो है हमारे को जो टोन है उसको रखना है या किस तरीके से एक्शन करना है और किस तरीके से एक्सप्रेशन देने हैं। ठीक है। हाउ डज इट हेल्प द एक्टर्स। सो ये हेल्प एक्टर को किस तरीके की हेल्प करता है। सो दे हेल्प एक्टर्स अंडरस्टैंड हाउ टू डिलीवर अ डायलॉग प्रॉपरली। सो ये एक्टर्स को हेल्प करता है कि किस तरीके से डायलॉग को प्रॉपरली डिलीवर करें, यानी किस तरीके से बोले ताकि स्टोरी जो है और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे, करेक्टर्स भी रियल लगे और टोन भी रियल लगे। ओके। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए ये कह रहा है डिड यू नो दैट देयर इज़ एन ऑर्केस्ट्रा दैट मेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम रिसाइकलिंग जंक और डिस्कार्ड वेस्ट आइटम। सो ये कह रहा है कि क्या आपको पता है कि एक ऑर्केस्ट्रा है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है रिसाइकलिंग डंक से और डिस्कार्टेड वेस्ट आइटम से। ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा की एक कहानी दे रखी है 2012 की। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मेन काम दिया गया है वो है कि इन अ ग्रुप ऑफ 5 आपको 5 बच्चों का ग्रुप बनाना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स अराउंड योरसेल्फ एंड क्रिएट अ रिदम। सो आपको अपने आसपास से कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं और एक रिदम बनानी है, यानी एक म्यूजिक की जो पीछे की रिदम होती है वो बनानी है विद द हेल्प ऑफ वेस्ट ऑब्जेक्ट्स। सो द टाइटल का नाम हमने लिख दिया द रिदम विद इन। ठीक है। करेक्टर्स दे दिए अनुराधा, फादर, मदर, ब्रदर। सेटिंग है अनुराधा's लिविंग हाउस। ठीक है। उसके बाद सीन दे दिया यहाँ पे ओपन, अनुराधा इज सिटिंग क्विकली होल्डिंग हर तबला स्टिक। ठीक है। आई लव प्लेइंग तबला बट पापा विल नेवर एग्री। सो इस तरीके से ये हमने एक रिदम बना दी, बेसिकली एक प्ले बना दिया। सो आप इसको रीड करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अगेन मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट है द रिदम विद इन, करेक्टर्स, सेटिंग, सीन ओपन, फिर अनुराधा का डायलॉग, मदर, अनुराधा, मदर, रोहन, इस तरीके से ये दे दिया। ठीक है। यहाँ पे होता है एंड। सो नेक्स्ट क्या दे रखा है 5th वाला, ये पढ़ लेते हैं। रीड द बुक रिगमोराल एंड अदर प्ले बाय साई प्रियंजप एंड एंजॉय द ह्यूमर एंड विट। सो आपको कहा गया है कि ये आपको दी गई है ना बुक साई प्रियंजा की रिगमोराल। सो आपको ये रीड करनी है, एंजॉय करना है और इससे आपने क्या सीखा वो सब चीज़ें आपको अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ आसपास में डिस्कस करनी है। ठीक है। सो यहाँ पे जो था ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज़, जो प्ले था, जो रिदम वाले क्वेश्चन थे, सब मैंने आपको करा दिए हैं। सभी की काफ़ी ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन है। आप एक बार खुद से पढ़ेंगे तब भी आपको सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो ने किसी भी तरीके से हेल्प की है या फिर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इससे पहले की भी जो 5 चैप्टर्स हैं उन सभी की वीडियो इसी तरीके से बेस्ट वे में चैप्टर पर ऑलरेडी अपलोडेड है। सो जाएं और इस वीडियो को देखें, एंड तक आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड बाकी सभी चैप्टर की जो वीडियोस हैं वो भी चैनल पर टाइमली आती रहेंगी, आप देखते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।